नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोहित मालव पर। मैं रोहित मालव, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, आपके साथ बना हुआ हूं और हम बात कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से जो साइंस के जो लेबर असिस्टेंट का पेपर आ रहा है और उसके बाद में जो रीट परीक्षा होने वाली है और जो 10th क्लास के बच्चे हैं, यानी स्कूल लाइफ से और कंपटीशन लाइफ दोनों के जो कॉम्बिनेशन है 10th क्लास के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बारे में हम बात कर रहे थे, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। उसी का अगला टॉपिक हम लेकर आए हैं, अगला पार्ट हम लेकर आए हैं। तो कण कण करता मन भरे रमण भरे, तो ये जो कण कण कर कर हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आगे जाकर लाभदायक होने वाला है। देखिए, हम अब बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब हम किसी भी चालक को परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस चालक में क्या होता है भाई, एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। जैसे ही ये चालक है, हमने देख रहे हैं ये चालक है और इसके पास जैसे ही चुंबक को लाया जाता है तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, धारा का विक्षेप उत्पन्न होता है और इस धारा के विक्षेप के कारण कौन सी धारा जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रेरित धारा। तो ये जो प्रेरित धारा है ये कैसे उत्पन्न होगी? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्ती यानी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाएगा। और देखो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, गैल्वेनोमीटर का प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन में प्रश्न आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की उस उपस्थिति को संसूचित करती है, यानी विद्युत धारा को जो मापती है, वो जो युक्ति है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है? उस युक्ति को ही कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमने देखा कि यदि किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो जो धारा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विद्युत धारा, और उस परिघटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक प्रयोग क्रियाकलाप बताया गया है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको निकाल कर देने वाला हूँ वो देखिए। देखिए, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब इस चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जा रहा है भाई, इस चुंबक को किसकी तरफ लाया जा रहा है? इस कुंडली की तरफ। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी एक या तो फिर चालक चलेगा या चुंबक चलेगी, यानी चलना जरूरी है, गति जरूरी है। गति बिना कुछ नहीं, कि चलोगे तभी तो पथ बनेगा भाई, चलना जरूरी है। चलना क्या है? जरूरी है। बिना चले तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। तो ये गतिमान होना जरूरी है, सबसे बढ़िया, चालक हो या चाहे कोई भी हो, गति करनी जरूरी है। दूसरा बिंदु देखिए, जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। रखे रहने दो, कोई भी नहीं होने वाला। चलेगी, या तो चालक चले या फिर चुंबक चले, तभी धारा उत्पन्न होगी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में चालक या फिर चुंबक की गति आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारे पास है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। हमने पहले एक नियम पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि जो अंगूठा है वो तो किसको बताता था? चुंबकीय क्षेत्र को बताता था, और ये जो है विद्युत धारा को बताती थी। अब हम देख रहे हैं, कि जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है ये दक्षिण हाथ है, और इसके इस प्रकार ये उंगली देखिए, ये अंगूठा जो है, ये चालक की गति को बता रहा है, यानी चालक ऊपर की ओर गति कर रहा है, और ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। और ये जो उंगली है नीचे वाली, ये तर्जनी, ये मध्यमा जो उंगली है, ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा को बता रही है। यानी यहाँ पर ये फ्लेमिंग कहना चाह रहा है कि जो चालक की गति है और जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो प्रेरित धारा है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। ये एक दूसरे के क्या होती है प्यारे बच्चों? लंबवत होती है। और ये लंबवत होती है तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है कि प्रेरित धारा, चालक की गति और क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। साफ सीधी बात। ठीक है, देखिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो जनित्र या जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है।
प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन काम आता है? फ्लेमिंग का नियम काम आता है। देखो अब धाराएं दो प्रकार की होती है। धाराएं कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? दो प्रकार की होती है। एक धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा होती है जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा बदल लेती है। यानी दिशा निश्चित समय के बाद एक दिशा बदल रही है तो वो धारा होती है एसी, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं इसको। ठीक है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड में अपनी दिशा उत्क्रमित कर देती है। इसके बाद में हम बात करें तो इस प्रत्यावर्ती धारा का लाभ क्या क्या है? इस प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। जो केबलों में बहती है वो ऐसी होती है भाई। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता है, यानी इसकी प्रत्यावर्ती धारा को कभी संचित नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना करंट को कोई पकड़ नहीं सकता, तो वो कौन सा करंट है? एसी है। एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा है। अगली हम बात करें दिष्ट धारा की, तो दिष्ट जो धारा है वो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, और वो जो दिशा परिवर्तित नहीं करती होती है दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा को तो संचित किया जा सकता है। और जैसे हम सेल, बैटरी और संग्रह सेल में जो होते हैं उसमें कौन सी धारा होती है? डीसी होती है भाई। ठीक है। उसके बाद में देखिए विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ भैया 3 प्रकार के होते हैं। ये घरेलू विद्युत परिपथ में से प्रश्न आ जाता है कभी 3 प्रकार के तारे प्रयोग, धनात्मक लाल विद्युतरोधी आवरण, उदासीन तार और भूसंपर्क तार, 3 प्रकार के तार होते हैं। देखो भारत में विद्युत में तार और उदासीन तार के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है भाई। कितने वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। आगे बात करेंगे जो हमारे काम की चीज़ है उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए भूसंपर्क तार क्या होता है भाई? यदि साधित्र के धात्विक आवरण के विद्युत धारा का क्षरण होता है तो ये हमें विद्युत आघात से बचाता है। ये धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। मतलब भूसंपर्क तार जो होता है वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब कभी करंट उतरता है तो वो डायरेक्ट जमीन में चला जाता है, वो हमें हानि नहीं पहुंचाता, अल्प प्रतिरोध का वहाँ पर कार्य करता है। देखिए अब उसके बाद में देखो लघु पतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने भी इस प्रश्न को देखा था, ये प्रश्न मेरे आया था भाई। ये लघु पतन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु पतन कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा ही जा सकता है। देखो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब अकस्मात विद्युत में तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? लघु पतन होता है। और कैसे होता है लघु पतन? ये देखो लघु पतन के क्या कारण है? परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। देखो ज़्यादा नहीं होता, हम सोचते हैं कि प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो फिर शॉर्ट सर्किट होगा, नहीं। प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसके बाद अतिभारण हो जाता है। यानी 2 कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के टाइम पर क्या होता है भाई? लघु पतन के टाइम पर होता है, एक बात तो होती है कि प्रतिरोध क्या हो जाता है? प्रतिरोध होता है कम। और दूसरी बात है अतिभारण होता है अधिक। अतिभारण अधिक हो जाता है। अतिभारण का मतलब उस पर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है। तो अतिभारण क्या होता है? जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत द्वारा खींचे जाने उस पर लोड दे दिया, आपूर्ति वोल्टा में दुर्घटनावश एक ही सॉकेट में बहुत से अधिक साधित्रों का संयोजित कर देना, इसमें शॉर्ट। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें तो यही है अपने लिए तो, कि ये लघु पतन कैसे होता है, लघु पतन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यही हमारे लिए तो यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है भाई। प्रतिरोध तो क्या हो जाता है? कम होता है। और अतिभारण क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो अब देखो अतिभारण से बचने के लिए या लघु पतन से बचने के लिए किन किन सुरक्षा युक्तियों का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है, भूसंपर्क तार या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बेहद खास इंपॉर्टेंट होने वाला था और बहुत अच्छा हमें देखने को मिला है। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि जो परिनालिका होती है उस परिनालिका में विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी दिशा किस प्रकार होती है, ये मैं बता देता हूँ। कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बहुत ज़्यादा देखने को मिला है ये इंपॉर्टेंट। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में एक समान होता है। परिनालिका के अंदर देखो उसमें प्रश्न आता है कि परिनालिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य है? तो उसमें आता है, ये लाइन लिखी हुई रहती है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता है, समांतर रेखाओं में नहीं होता है या होता है। ऐसे कुछ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर तो कैसी होती है भाई?
परिनालिका के बाहर मान लो ये एस और एन है, तो परिनालिका के बाहर तो देखो, परिनालिका के बाहर तो कैसी होती है भाई वो, परिनालिका के बाहर तो उत्तर से क्या होती है, दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से कहाँ होती है, दक्षिण की ओर होती है, जबकि परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ले बस स्टैंड के लिए 1 नंबर पक्का मैं बता के जा रहा हूँ, यहीं से प्रश्न आएगा भाई। चाहे वो अभी जो परीक्षाएं होने वाली है आगे, जो जिसमें भी साइंस आएगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तो धन्यवाद। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो इस संघर्ष के पथ में मैं रोहित मालव, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसा ही हौसला बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ाइए इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।